हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे स्थिरक्वाथी मिश्रण। ठीक है। स्थिरक्वाथी मिश्रण पे हम लोग दोनों चर्चा किए थे, न्यूनतम स्थिरक्वाथी और अधिकतम स्थिरक्वाथी। ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अणुसंख्य गुणधर्म पर। ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सुनिए ध्यान से। यह एक ऐसा गुणधर्म है जो तनु विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म होता है जो डिपेंड करता है नंबर पर, न कि नेचर पर। ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म है जो किस पर डिपेंड करता है, नंबर पर। ठीक है। जो नंबर पर डिपेंड करता है, किसके, विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है। कि कितना हम उसमें सॉल्यूट पार्टिकल डाल रहे हैं, विलेय मतलब सॉल्यूट। ठीक है। तो कितना विलेय है उसमें, उसके कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है। अब अणुसंख्य गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। एक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन को कहते हैं इंग्लिश में एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन को कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और परासरण दाब को तो सबको पता होगा, कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है। वैसे हमको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं। पहला हम ये समझे कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म वो होता है जो डिपेंड करता है नंबर पर, न कि नेचर पर। ठीक। इसके बाद हम ये जाने कि अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो चार, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अवनमन का मतलब क्या होता है, अवनमन मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है। पहला वाला बात कर रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगर वाष्प दाब में कमी आ रही है, ठीक है, वाष्प दाब में कमी आ रही है, तब हम उसको कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। अभी हम हर हेडिंग में बात करेंगे। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। अवनमन मतलब घट जाना, उन्नयन मतलब बढ़ जाना। ठीक है। मतलब लोअरिंग मतलब कम हो जाना, अवनमन को इंग्लिश में लोअरिंग कह रहे हैं, उसका मतलब होता है कम हो जाना। और उन्नयन को इंग्लिश में एलिवेशन कह रहे हैं, उसका मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो उसको कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक। अगला है हिमांक में अवनमन, मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाए, कमी आ जाए। अगला है परासरण दाब। ठीक है। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। बात समझ में आ रहा है। परासरण दाब, परासरण दाब और एक और टॉपिक है वान हाफ फैक्टर। ठीक है, वान हाफ गुणांक। ठीक है। तो उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक। जो कि आपका लास्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है। अभी तक लगभग 12-13 वीडियो इस पर बने होंगे, उस सबको लाइन से आप लोग सीरीज वाइज देखते जाइए। ठीक है। और जो भी डाउट है उसको पूछते जाइए। चलिए यहाँ देखिए, तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, कैसा गुणधर्म होता है जो डिपेंड करता है नंबर पर, न कि नेचर पर। दूसरा बताया क्या टाइप का होता है, चार टाइप का। पहला वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। ठीक है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मर जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो उसमें हम जो बोले थे चार टॉपिक था, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो इसमें से हमारा पहला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अच्छा, थोड़ा सा सोचो, रियल लाइफ एग्जांपल में वेपर प्रेशर कभी घटते हुए देखे हो, या आप देखे हैं या देखे हो, जो भी सोचो सोचो थोड़ा। चलो आओ देखो, मान लीजिए हम ये वाटर लिए हैं इसमें। ठीक है। इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है। अभी वाटर है तो इसमें
इसको हीट कर रहे हैं और वेपर बन रहा है, तो बढ़िया वेपर प्रेशर भी बन रहा होगा, ठीक है, मतलब अच्छे से बन रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो वेपर है वो केवल और केवल वाटर का ही है, तो हम इसको शुद्ध रूप से लिख सकते हैं ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए, ठीक है, यहाँ पर ए पार्टिकल है, ठीक। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो बनेगा पी नॉट ए, यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो बनेगा पी नॉट ए, क्योंकि केवल शुद्ध रूप से किसका है, ए का वेपर प्रेशर है, ठीक है। ए कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई विलायक है, ठीक। और यहाँ पर ए का वेपर बन रहा है और ये अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर केवल और केवल ए का ही वेपर प्रेशर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखें, पी नॉट ए, मतलब शुद्ध रूप से ए का वेपर प्रेशर, ठीक। अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला दें, इसमें थोड़ा सा सोल्यूट डाल दें, विलेय, इसको हम कहते हैं बी, इसको हम क्या कर रहे हैं, विलेय, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सोल्यूट, क्या कहते हैं, सोल्यूट, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, तो विलेय और विलायक को मिलाकर के एक सॉल्यूशन तैयार होगा हमारा, ठीक है, क्या तैयार होगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बना, बात समझे, ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन क्या होगा, यहां से भी वेपर बनेगा, लेकिन अब बीच बीच में क्या हो गया है, हम नमक डाल दिए हैं, तो अब सरफेस पे नमक भी आ गया है, सरफेस पर क्या हो गया है, नमक भी आ गया है। पहले क्या था, केवल और केवल वाटर था, तो वेपर ज्यादा बन रहा था। अब सरफेस पर अगर नमक आ जाएगा तो नमक क्या होता है, जो ये नमक है, ठीक है, नमक क्या होता है, नमक अवाष्पशील होता है, नमक क्या होता है, अवाष्पशील, अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में न बदले, ठीक है, अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में न बदले। तो होगा क्या, ये नमक है, ठीक है, इसको हम इसमें डाल दिए, तो अब जो बनेगा, अब हम अगर हीट देंगे तो क्या इतना ही वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब इतना ही वेपर बनेगा और उतना ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब नमक भी आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया है, अब नमक भी आ गया है, तो यहाँ वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब वेपर प्रेशर क्रिएट जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर ये विलियन है, विलियन में वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना कि इसमें बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल कहाँ गया, यहाँ पर केवल और केवल क्या है, विलायक है, केवल और केवल क्या है, विलायक है, लेकिन इस विलायक में हम विलेयर डाल दिए हैं, और जैसे ही विलेयर डाल दिए तो वो भी सरफेस पे आ गया, तो यहाँ से वेपर यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, बात समझ में आ रहा है, जहां जहां नमक के पार्टिकल होंगे सरफेस पर, वहां से वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, जबकि यहाँ से सप्पर बनेगा, तो यहाँ से अगर सप्पर बन रहा है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ से छोड़ छोड़ करके बन रहा है तो यहाँ पर जाहिर सा बात है वेपर प्रेशर कम होगा, इस सॉल्यूशन को ना, अच्छा, और यहाँ पे वेपर बन किसका रहा है, इसी ए का ही बन रहा होगा, है ना, वेपर तो ए का ही बन रहा होगा ना, क्योंकि बी तो अवाष्पशील है, तो बी का तो बनेगा नहीं, वेपर बनेगा किसका, केवल ए का, तो यहाँ पर जो वेपर है वो है पी ए, बन रहा है ए का ही, लेकिन अब ये विलियन है, तो जितना मतलब यहाँ पर शुद्ध रूप से ए नहीं है, यहाँ पर अब दो चीजें हैं, एक विलेय भी और एक विलायक भी है, दोनों चीज आ गया है, ठीक है, इसलिए हम इसको पी ए लिखे हैं। इतना बात समझ में आया, हुआ क्या, अच्छा एक चीज और, अब हम जितना नमक डालते जाएंगे उतना वेपर क्या होता जाएगा, कम बनता जाएगा ना, क्या होगा, कम बनेगा, जितना नमक डालेंगे उतना वेपर क्या होगा, कम बनता जाएगा, ठीक। तो एक बात सुनो, नमक को हम डाल रहे हैं जिससे वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, और जितना जैसे जैसे हम उसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम सॉल्ट का मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो एक बात बताओ, जो नमक है ना, जो NaCl है, उसकी मात्रा जो है, ठीक है, वो निर्भर कर रही है वाष्प पदार्थ को कम या ज्यादा करने के लिए, उसकी प्रकृति तो कर नहीं रही है, आप समझे, नमक की मात्रा है ना जो वाष्प पदार्थ में कमी या वाष्प पदार्थ को अधिक कर रही है, नमक ना रहे तो वाष्प पदार्थ ज्यादा होगा, नमक आ गया तो वाष्प पदार्थ कम होगा, और बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प पदार्थ और कम बनने लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम नमक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नमक क्या है, अवाष्पशील है,
तो जैसे जैसे हम नमक को डालेंगे तो नमक के पार्टिकल भी बीच में आ जाएंगे। अब नमक के पार्टिकल जब बीच में आएंगे तो वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। नमक के कारण हो गया, नमक आया तो उसके कारण वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम बन रहा है। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, कि किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर, ठीक है, जो वाष्प दाब में कमी आता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक, बात समझ में आया। जैसे देखो एक क्या कर रहे थे, एक ग्लास था, ठीक, मतलब केवल पहले वाटर को हीट कर रहे थे, ठीक, केवल वाटर को हीट कर रहे थे, वाटर को सॉल्वेंट मान लिया है, ठीक है, केवल वाटर को हीट कर रहे थे तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, क्योंकि वेपर ज्यादा बन रहा था। पहला बात, वाटर को हीट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, वेपर ज्यादा बन रहा है, वेपर प्रेशर भी ज्यादा बन रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम उसमें नमक डाल दिए, जैसे उसमें क्या कर दिए, नमक डाल दिए, तो नमक के डालने से होगा क्या, नमक के पार्टिकल भी सरफेस पर आएंगे। अब वो जहां जहां होंगे वहां वहां से वेपर तो बनेगा नहीं, क्योंकि नमक जो होता है वो अवाष्पशील होता है, ठीक है, नमक वाष्प में नहीं बदलता, ठीक, मैं समझ में आया। तो नमक अगर वाष्प में बदलेगा नहीं तो ये रोकेगा, तो यहाँ से वेपर बना, यहाँ से बना, यहाँ से, हर एक जगह से नहीं बनेगा, कुछ कुछ जगह ऐसा होगा जहां से वेपर नहीं बनेगा, बाकी सब जगह से बनेगा। तो जहां कुछ कुछ जगह से वेपर नहीं बन रहा है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, जहां यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से वेपर नहीं बना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस सब जगह से वेपर नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नमक के पार्टिकल आ गए हैं, ठीक। यहाँ से तो हर एक पॉइंट से बन रहा है, तो अपने से बताओ वेपर इसमें ज्यादा बनेगा, इसमें ज्यादा बनेगा, ठीक है, यहाँ से वेपर ज्यादा बनेगा और यहाँ वेपर कम बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, मतलब जब अवाष्पशील किसी विलेय को मिलाया जाएगा तो होगा क्या, वो वाष्प दाब को कम कर देगा, उसी को कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक। आई होप इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज करके इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, किसी ठोस अवाष्पशील विलेय के कारण, ठीक है, किसी ठोस अवाष्पशील विलेय के कारण विलयन के वाष्प दाब में आई कमी को, ठीक है, विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जा रहा था, कमी आ जा रहा था। जैसे हम नमक मिला रहे थे, पहले तो पानी मस्त एकदम बॉयल हो रहा था, उड़ रहा था, वेपर प्रेशर ज्यादा बना रहा था, लेकिन जैसे ही हम नमक डाले वो पानी के बीच बीच में जाकर के बैठ गया। अब पानी के बीच बीच में बैठ जाएगा तो वो वेपर प्रेशर बनने ही नहीं देगा, ठीक है, मतलब वेपर ही नहीं बनने देगा, ठीक है, बीच बीच में नमक है, नमक वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता है, तो क्या होगा, वेपर बनने ही नहीं देगा, जिसके कारण विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। उसी को कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अब देखिए इसको हम मैनेज करके थोड़ा सा एक चीज समझा रहे हैं। जैसे हम पीछे बताए भी थे, हम कहे थे कि देखो जो विलयन का वेपर प्रेशर होगा, सॉरी हाँ, जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के। राउल्ट के नियम में ये बात बताए हैं, ठीक है, विलयन में जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या के। तो समानुपाती का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, और इस कांस्टेंट का वैल्यू हमारा आता है पी नॉट, ठीक है, ए, इतना हम कर लिए थे, ठीक है। चलो यहाँ देखो सुनो, ये पानी है, वेपर बन रहा है, अब यहाँ पर नमक आ गया, तो नमक जैसे ही इसमें मिलेगा तो जो विलयन बनेगा उसके बीच बीच में नमक भी तो है, वो उतना वेपर नहीं बनने देगा। तो यहाँ पर शुद्ध रूप से केवल एक ही वाष्प दाब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर पी नॉट है, और यहाँ पर शुद्ध रूप से एक वाष्प दाब है, इसीलिए यहाँ पर पी नॉट, सॉरी यहाँ पर पी ए, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल ए नहीं है इसलिए, और यहाँ पर पी नॉट है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रूप से क्या है, ए है। तो हम कहते हैं विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होगा, ठीक है बात। हम कहते हैं विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती होगा, और इस समानुपाती का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया गया था, और कांस्टेंट का वैल्यू आया था पी नॉट ए, ठीक है। ये राउल्ट के नियम में एक बार देख लीजिएगा, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो, जिसको समझ में आ रहा है वो आगे प्रोसीड करे, अभी यहीं पे रहो, ठीक है, आगे देखिएगा, मतलब यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद जैसे ये नहीं समझ में आया तो पीछे राउल्ट के नियम में देख लीजिएगा जा करके कि ये कैसे हुआ है। यहाँ पर ये पी है। अब हम बताए थे कि विलेय के मोल को मिला, सॉरी मोलों की संख्या को मिलाकर के 1 होता है,
तो अगर हमको जीटा ए लिखना रहे तो हम 1 माइनस जीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिला करके 1 हो रहा है। ठीक है, तो पी ए बराबर पी नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस जीटा बी। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, और यहाँ पी ए, इधर इसको इधर बुला लेते हैं, पी नॉट ए जीटा बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, और ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। अब जो जीटा बी आएगा वो आएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यह है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो डिपेंड किस पे कर रहा है, मोलों की संख्या पर। ठीक है, मोलों की संख्या पर। बात समझ में आ गया? तो यहां तक ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो हमारे ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन वाला टॉपिक समाप्त है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, हम आपको वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन स्टार्टिंग में ही बताए थे कि वाष्प दाब का कम हो जाना वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। कम कैसे होगा? जैसे पहले मस्त बढ़िया एकदम बन रहा है, ठीक है, पहले वेपर बढ़िया से बन रहा है, लेकिन उसी में हम कुछ ऐसा चीज मिला दें, ठीक है, जो अवाष्पशील हो, जो वेपर में कन्वर्ट ही ना हो, तो हो गया क्या, जैसे इतना पर अगर बन रहा है, ठीक है, तो बीच बीच में कुछ ऐसा आ गया जिसपे वेपर नहीं बनेगा, मतलब जो अवाष्पशील है, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से वेपर यहाँ से बनेगा, यहाँ बीच बीच में नहीं बनेगा। जबकि पहले कंडीशन में हर एक पॉइंट से बन रहा था, यहाँ पर हर एक पॉइंट से विलयन में नहीं बनेगा, जिसके कारण से विलयन में वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसको इरेज करना है। देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन भी समझ में आ जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी सेम इसी की तरह है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। जैसे यहाँ पर वाटर है, वही ले लेते हैं, वेपर बन रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हम दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। अब यहाँ पर कोई अवाष्पशील विलेय आ गया, अवाष्पशील विलेय, और इसको हम इसके अंदर डाल दिए, इसको नाम दे देते हैं बी। जैसे ही इसको इसके अंदर डालेंगे तो होगा क्या, बीच बीच में फिर उसी के पार्टिकल आएंगे। अब हम अगर इसको बॉयल करेंगे, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, तब हमको इसकी तुलना में इसको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी तुलना में इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अवाष्पशील विलेय आ गए हैं जो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉयल ज्यादा करना पड़ रहा है। बॉयल ज्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। ठीक है, इसका मतलब यह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। पीछे भी वाष्प दाब में कमी क्यों आ रही थी, इसी के कारण से। ठीक है, अगर वाष्प दाब कम हो रहा है, ठीक है, वाष्प दाब क्या हो रहा, पीछे क्या हो रहा था, वाष्प दाब कम हो रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें अवाष्पशील क्या हो गया था, विलेय आ गया था। यहाँ पर भी अवाष्पशील विलेय आने के कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पर वाष्प दाब में कमी भी आएगी, लेकिन हम उसको और ज्यादा वाष्प दाब, मतलब जितना इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 mmHg का है वाष्प दाब, ठीक है, और यहाँ भी हमको अगर 50 mmHg करना हो, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा हीट इसमें देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो बीच में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमको बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। अब हम इसको मिटा के इसको लिख देते हैं, ठीक है, फिर आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, अब इसको लिख रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखे वाष्प दाब में उन्नयन।
उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। विलयन में अगर हम अवाष्पशील विलय मिला दे तो उससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक अधिक हो जाएगा। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में उन्नयन। ठीक है, बात समझ में आ गया? दोनों पीछे पड़ चुके हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ग्राफ किसे बनाया गया है। इधर दिखाया गया है वेपर प्रेशर को, ये दिखाया गया वेपर प्रेशर को, ठीक है, और ये दिखाया गया टेम्परेचर को। देखिए विलायक जो है उसका वाष्प दाब ज्यादा है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए विलायक को आगे दिखाया गया। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब यहाँ है, और यहाँ शुद्ध विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब जो क्वथनांक है वो है डेल्टा सॉरी टी नॉट बी, टी नॉट बी नाम दे दिया गया है नॉर्मल। ठीक है, टी नॉट बी। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, अब हम सॉल्यूट, अब कुछ हम सॉल्यूट मिला दिए उसमें, नमक वमक मिला दिए, तो उसका जो वाष्प दाब बनेगा वो इतना नहीं बनेगा, इसलिए वो इसके नीचे आया है। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है इसलिए ऊपर है, और विलयन का वाष्प दाब कम है इसलिए ये नीचे है। लेकिन इसका जो क्वथनांक है वो इससे ज्यादा होगा, इसलिए देखिए क्वथनांक इसका पहले है और इसका क्वथनांक आगे है। बात समझ में आया? विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होगा, इसलिए कहाँ है? आगे है। देखिए टी नॉट टीबी कहाँ है? आगे है। टीबी मतलब विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, क्वथनांक हुआ यहाँ। ठीक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, हाँ क्वथनांक हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो टी नॉट भी है वो क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और टीबी जो है वो है विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक विलायक से तो ज्यादा है, क्योंकि विलयन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए ये आगे है और ये पीछे है। लेकिन विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा है इसलिए ये ऊपर है, और विलयन का वेपर प्रेशर कम है इसलिए ये नीचे है। ठीक है, उम्मीद है ये ग्राफ समझ में आया होगा। और टी नॉट बी से टीबी के बीच के अंतर को कहते हैं डेल्टा टी नॉट बी। ठीक है, सॉरी डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, डेल्टा अंतर के लिए लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया डेल्टा टीबी, ये हो गया टीबी मतलब विलयन का क्वथनांक, माइनस टी नॉट बी मतलब विलायक का क्वथनांक। ठीक है, विलयन का क्वथनांक ज्यादा है इसलिए आगे लिखा गया है, और विलायक का क्वथनांक कम है इसलिए पीछे लिखा गया है। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया गया है। ठीक, इतना उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया ना, विलायक ऊपर क्यों है विलयन नीचे क्यों है? क्योंकि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है इसलिए ऊपर, विलयन का वाष्प दाब कम है इसलिए नीचे। यहाँ पर डेल्टा टी नॉट भी है, क्यों? क्योंकि ये विलयन का क्वथनांक है, और सॉरी ये विलायक का क्वथनांक है और ये विलयन का क्वथनांक है। ठीक है बात, देखिए यहाँ अब एक चीज एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंटली है, कि जो डेल्टा टीबी है मतलब विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक में जो अंतर आ रहा है वो मोलैलिटी के समानुपाती है। ठीक है, मोललता के समानुपाती है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, समानुपाती का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, यहां से अगर हम केबी निकालना चाहेंगे तो आएगा केबी बराबर डेल्टा टीबी, एम नीचे चलाएगा। एम बराबर होता क्या है? नंबर ऑफ मोल अपॉन विलायक का भार किसमें? केजी में। तो नंबर ऑफ मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें? केजी में। तो अगर एक मोल को, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक केजी विलायक मतलब किसी तरीके से इसका एम कितना हो जाए? 1 आ जाए। ठीक है, सिंपल बात, इसका मोल कितना हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, तो एक अगर इसके विलय के मोलों की संख्या 1 हो, जिसको 1000 ग्राम भार में घोला गया है, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक के भार में घोला गया है, तो उसका जो एम आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर विलय के मोलों की संख्या कितनी हो? 1 हो। ठीक है, जिसको 1 किलोग्राम विलायक में घोला गया है। ठीक है, जैसे विलय के मोलों की संख्या 1 आ गई, इसको 1 किलोग्राम विलायक में घोला गया है, तो दोनों कट करके कितना आ जाएगा? 1। बात समझे? देखो m क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या हो गई 1, इसको 1 किलोग्राम में घोला गया तो नीचे 1, 1 में से 1 कट गया, आएगा 1। तो m बराबर अगर 1 हो जाए तो यहाँ पर जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा
वो डेल्टा टी नॉट डेल्टा टीबी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा ऐसा। अगर M1 हो जाए, M1 कब होगा, जब 1 मोल कोई विलेय हो जिसको 1 किलोग्राम विलायक में घोल दिया गया हो, तब M1 आएगा। ठीक है, उस समय Kb डेल्टा टी नॉट डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा। तो उस समय हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, जब एक अवाष्पशील विलेय 1 मोल विलायक के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल दे दिया 1 मोल, ठीक है, अवाष्पशील विलेय का 1 मोल, जब एक अवाष्पशील विलेय का 1 मोल विलायक के 1000 किलो विलायक के 1000 ग्राम यहाँ पर होगा। ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, सीधे लिख रहे हैं। 1 मोल विलायक के 1 किलोग्राम में घुला हो, उसको कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। बात समझ में आ गया। ठीक है, कब होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब जब एक अवाष्पशील विलेय का 1 मोल, जब एक अवाष्पशील विलेय का 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक में घोल दिया गया, तो तब, है ना, तब वहां पर क्या, मतलब उसको क्या कहेंगे, उसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। ठीक है बात, वो लिखा है जब एक अवाष्पशील विलेय का 1 मोल, जब एक अवाष्पशील विलेय का 1 मोल, ठीक है, आ गया, विलायक के 1 किलोग्राम में घोल दिया, विलायक के 1 किलोग्राम में घोल दिया गया है। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उस पर होगा क्या, ये जो Kb होगा वो डेल्टा Tb के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस समय जो डेल्टा Tb होगा, ठीक है, मतलब ये जो विलायक का क्वथनांक है और जो विलयन का क्वथनांक है, ठीक है, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो चीज यहाँ से बताया गया है। ठीक, इतना नोट करो। अब हम देखते हैं इसका यूनिट क्या बनेगा। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाला बात क्लियर रखो। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या बन सकती है Kb की। तो हम Kb बराबर लिखे हैं डेल्टा Tb अपॉन में M, Kb इंटू M बराबर डेल्टा Tb कर ही सकते हैं। M हो गया नंबर ऑफ मोल, मतलब इसका जो होता है मोल अपॉन किग्रा, इक्वल टू इसको हम लिखते हैं केल्विन में, तो इसमें लिख देते हैं केल्विन में। ये ऊपर गया हो जाएगा केल्विन इंटू Kg अपॉन में, एक मिनट ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इक्वल टू है डेल्टा Tb अपॉन में M। ठीक है, Kb M इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर हो गया डेल्टा Tb, इसको हम केल्विन में नापते हैं, इसको हम मोल, मतलब इसका नंबर ऑफ मोल बटे विलायक का भार Kg में, तो इसका हो गया मोल अपॉन Kg और हो गया Kb। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा केल्विन, Kg ऊपर जाएगा इंटू Kg, मोल नीचे आ जाएगा अपॉन मोल। ठीक है, तो Kb का यूनिट जो हो गया वो बन गया केल्विन Kg प्रति मोल, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट बना वो बना, Kb का यूनिट जो बना वो बना केल्विन Kg प्रति मोल। अब अगर नीचे इसके ऊपर हम मान सकते हैं, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन Kg मोल इनवर्स। ठीक है, -1 लगा देते हैं, ये हो गया Kb का यूनिट। तो यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। और वो चलिए देखिए, तो अगला टॉपिक है हमारा जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म है, वो है हिमांक में अवनमन। इसमें बोला किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर ठोस तथा द्रव के वाष्प ताप समान हो। अच्छा देखो, अगर हम किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाएं, ठीक है, किसी में अगर हम अवाष्पशील विलेय को क्या करें, ऐड करें, ठीक है, तो होता क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब समझो ऐसा होता क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है, एक बढ़ रहा है तो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नॉर्मल भाषा में अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब बॉयल ज्यादा हो रहा है, मतलब उसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा है। ठीक है, तो उसका हिमांक बिंदु कम होगा। समझो, अगर मान लो प्योर लिक्विड है, एकदम प्योर लिक्विड है, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐड नहीं है, तो उसको हीट दोगे, ठीक है, वो बॉयल होगा,
लेकिन अगर उसमें कुछ में अवाष्पशील विलेय डाली, अभी जैसे हम पहले बताए थे, तो जैसे ही डालोगे तो वेपर बनने नहीं देगा। उसके लिए तुमको ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एक बात समझ में आ गया। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है? पहले वाले को द्रव, पहले वाला द्रव है उसमें कुछ सॉलिड में नहीं है, ठीक है, तो उसको सॉलिड में ले जाओ। और दूसरा जो विलियन है, एक लिक्विड में, उसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों है। बात समझ में आ रहा है? तो लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। तो जिसमें थोड़ा बहुत सॉलिड है, ठीक है, उसमें मान लो इसमें पूरा 100 ग्राम लिक्विड था और इसमें 90 ग्राम लिक्विड है और प्लस 10 ग्राम सॉलिड है, ठीक है, तो ये जल्दी जमेगा और ये थोड़ा देर में जमेगा। बात समझ में आ रहा है? ये जल्दी जमेगा, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? जल्दी जम रहा है तो कम हो गया, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। बात समझ में आया? पूरा लिक्विड है, 100 ग्राम का पूरा लिक्विड है, ठीक है, उसको जमाओ, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन वही कोई 90 ग्राम लिक्विड है, उसको जमाओ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा समय कम लगेगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, ठीक है, जिसके कारण वो जल्दी जम गया है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से सॉलिड पार्टिकल मौजूद है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। चलो, इसमें हालांकि बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग मत रहना, नहीं आएगा तो फिर से बोलना, फिर से बता देंगे इस चीज को। देखो, अब बोल रहा है जिस पर अच्छा, हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी के लिए। किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर ठोस तथा द्रव के वाष्प दाब समान हो जाते हैं। अच्छा चलो, हम ये बना रहे हैं विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। जो वेपर प्रेशर होगा विलायक का, वो ज्यादा होगा। विलायक का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? विलेन के वेपर प्रेशर से होगा। विलायक का वाष्प दाब विलेन के वाष्प दाब से क्या होगा? कम होगा, इसलिए नीचे है। अब हम इसमें कोई सॉलिड चीज मिला दी, मतलब सॉलिड चीज भी मिला है, ठीक है, तो ये हो गया ठोस का, ये हो गया सॉलिड। अब बोल रहा है कि जिस पर ठोस तथा द्रव के वाष्प दाब, तो विलायक एकदम लिक्विड है, ठीक है, इसको आगे लेके आओ, तो इस पॉइंट पर क्या हो गया? यहाँ पर ये ठोस और ये द्रव, इसका वाष्प दाब क्या हो गया है? थोड़ा सा इसको सही बना दें। ये हमारा विलेन का है, ठीक है, तो विलायक हो गया और ये ठोस हो गया। यहाँ पर क्या है? विलायक और ठोस का वाष्प दाब क्या हो गया? समान हो गया। तो ये यहाँ पर जो होगा ये होगा, इसको हम दिखाएंगे टी नॉट एफ से, ठीक है, इसको हम दिखाएंगे टी नॉट एफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रूप से किसका हिमांक बिंदु है? यहाँ पर शुद्ध रूप से किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? विलायक का। ये हो गया विलायक का हिमांक, ठीक है, बिंदु। अच्छा, विलियन को भी लेके आते हैं आगे इसी तरह से। यह है विलियन के लिए। विलियन को जब हम लेके आए तो विलियन का जो हमको मिला फ्रीजिंग पॉइंट, वो आगे मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, जो विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? कम है, इसलिए तो पहले आ गया। और जो विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, इसलिए बाद में आया। समझ आ रहा है ना? ठीक है, ये है विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट, विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनता है, पहले ये और इसको हटा दोगे तो एक ऐसे देखोगे ये, फिर ये गया होगा, ठीक है, इससे हालांकि कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? विलायक जो द्रव था, ठीक है, और ये ठोस, ये दोनों का वाष्प दाब यहाँ समान हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? वही बोला, किसी पदार्थ का हिमांक, यहाँ पर वो जो हिमांक है वो बिंदु है जिस पर विलायक और सॉलिड का जो हिमांक होता है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, ठीक है। और उसमें अगर हम कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दे रहे हैं, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ डालने पर उसका हिमांक क्या हो जा रहा है? ठीक है, अवाष्पशील विलेय डालने पर हिमांक में कमी आ जाती है। लिख सकते हैं, देखो अवाष्पशील विलेय डाले
तो विलयन का हिमांक देखो यहाँ पर है, तो इससे क्या हो गया, इधर आ रहा है, मतलब कम हो गया, ठीक है, कमी आ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करो तो फिर आगे चले। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं। अब देखो, ऐसा एक्सपेरिमेंटली इसमें भी देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो, अच्छा एक चीज और, जो हम अभी लिखे थे T0F, ठीक है, और जो लिखे थे ये TF, ये इक्वल होता है डेल्टा TF के, ठीक है, हिमांक में अंतर के। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डेल्टा TF है वो मोललता के समानुपाती है। जो डेल्टा TF है वो किसके समानुपाती है, मोललता के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे तो यहाँ आ जाएगा T0F, यहाँ पे M, ठीक है, सॉरी KF, ठीक है, इसको हम कहेंगे मोलल, क्या नाम था, एक मिनट, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कहाँ गया, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको हम कहेंगे, वहां पे उन्नयन था, यहाँ पे अवनमन है, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसका जो यूनिट होगा ये वही होगा केल्विन केजी प्रति मोल, ठीक है, या केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। एक काम हम दे रहे हैं, इसका डिफिनेशन अपने से लिखना, KF को डिफाइन, मतलब KF की परिभाषा दीजिए, KF की परिभाषा। ठीक है, समझ में आ गया, ये सब का परिभाषा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, इस ऊपर डेफिनेशन एक एक दो नंबर में पूछ भी लेता है। ठीक है, इसको देख लो, हम इसको इरेज करें, चलो देखो, तो ये हमारा जो अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, आस्त दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये 3 टॉपिक समाप्त हो चुका है। एक चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा है जो इसका नाम है परासरण दाब। ठीक है, जो परासरण दाब है और जो वांठा फैक्टर है, वांठा गुणांक है, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये लेक्चर हालांकि थोड़ा लंबा भी हो गया है, ठीक है, और हम पहले कहे भी थे कि 3 ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त होता है, और अगले लेक्चर में जब हम परासरण दाब और वांठा गुणांक पढ़ा लेंगे तो उसके साथ ही ये विलयन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद।